बच्चों, आपने मेरी पहली वाली वीडियो में वाक्य के रचना के आधार पर भेद समझे, जिसमें मिश्रित वाक्य समझाया था मैंने। मिश्रित वाक्य के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला है संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे अध्यापक ने बताया कि सचिन विद्यालय नहीं आएगा। सचिन विद्यालय नहीं आएगा संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य की पहचान के लिए प्रधान उपवाक्य की क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह संज्ञा उपवाक्य है। अध्यापक ने बताया ये क्या है, ये प्रधान उपवाक्य है और इसकी क्रिया क्या है बताया। अब इसके साथ यदि हम प्रश्न करें कि क्या बताया, तो उसका उत्तर होगा कि सचिन विद्यालय नहीं आएगा। यानी उत्तर जो मिले वह क्या है, संज्ञा उपवाक्य। आप ऐसे पहचान कर सकते हैं। संज्ञा उपवाक्य क्रिया के कर्म और पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं और ये की योजक द्वारा जुड़े होते हैं। अब इसका दूसरा प्रकार है विशेषण उपवाक्य। ये प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द विशेषण पदबंध के स्थान पर आते हैं। जैसे यह वही बच्चा है जो गिर गया था। इस वाक्य में जो गिर गया था विशेषण उपवाक्य है। अब विशेषण उपवाक्य की पहचान प्रधान उपवाक्य में कौन, किन्हें, क्या आदि शब्द लगाकर प्रश्न करने पर की जाती है। जो उत्तर आता है वह विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे वह चुनाव में जीत गया जो खूब प्रचार करता था। इस वाक्य में यदि प्रधान उपवाक्य के साथ प्रश्न किया जाए कि कौन जीता, तो उत्तर मिलेगा जो वह खूब प्रचार करता था। तो ये क्या हो गया, यह विशेषण उपवाक्य हो गया। विशेषण उपवाक्य प्रायः जो से आरंभ होते हैं, तो इसकी पहचान आप इस प्रकार कर सकते हैं। अब तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे प्रतीक्षा देर रात तक पड़ी। अब इस वाक्य में देर रात तक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण की तरह ही क्रिया विशेषण उपवाक्य भी रीति, काल, स्थान, परिमाण आदि का ज्ञान कराते हैं। अब आपके रचना के आधार पर वाक्य पूरे हुए। अब आप अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधार्थक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य। चौथा है आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य। पांचवा है संदेहार्थक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य। छठा है संकेतार्थक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य। सातवां है इच्छार्थक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। आठवां है विस्मयार्थक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य। अब पहले वाक्य की परिभाषा समझेंगे आप। विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य। जिन वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में कुछ कहा जाता है, विधानार्थक वाक्य होते हैं। जैसे 8वीं कक्षा के छात्र पिकनिक पर जाएंगे। एक और समझ लिया परिभाषा। जिन वाक्यों में किसी कार्य अथवा क्रिया के करने या होने की अभिव्यक्ति हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शोभा गीत गाती है ना, इसमें क्रिया हो रही है,
रमेश विद्यालय जाता है, इसमें भी क्रिया की अभिव्यक्ति होती है। और अब दूसरा प्रकार है इसका निषेधार्थक वाक्य। इसको नकारात्मक भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको नेगेटिव कहते हैं। तो जिन वाक्यों में काम के न होने का पता चले उन वाक्यों को निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे राधा गाना नहीं गा रही है, जैसे रमेश विद्यालय नहीं जाता है, यानी नहीं लग जाता है, वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। अब तीसरा प्रकार है इसका प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उन वाक्यों को प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या 8वीं कक्षा के छात्र पिकनिक पर जाएंगे? अब इसमें है ना, पूरा वाक्य बनाने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना चाहिए। अगर आपका प्रश्नवाचक की जगह पूर्ण विराम है तो आपका वाक्य पूरा गलत है। उसी प्रकार क्या राधा गाना गाएगी, है ना, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें पीछे कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब चौथा प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा दी जाती है या अनुरोध किया जाता है उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आप यहाँ आकर बैठिए, इसमें क्या है? आज्ञा। आप अंदर आइए और बैठिए, इसमें क्या है? अनुरोध है। तो दोनों ही प्रकार के वाक्य किसमें आएंगे? आज्ञावाचक वाक्य में। अब आप इसका 5वां प्रकार पढ़ेंगे, विस्मयादि वाचक या विस्मयार्थक वाक्य। तो जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं वह विस्मयार्थक या विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, आहा कितनी सुंदर दृश्य है। अब इसमें क्या प्रकट हो रहा है? हर्ष यानी खुशी का भाव। छी कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, इसमें क्या प्रकट हो रहा है? घृणा का भाव। अब इसमें विस्मय यदि वाक्य यानी शब्द के बाद विस्मय बोधक चिन्ह जरूर लगाना चाहिए, है ना। अगली वीडियो में आपको मैं विराम चिन्ह के बारे में समझाऊंगी, तो उसमें आपको पता लगेगा। अब इसके बाद इसका अगला भेद है इच्छावाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का भाव का बोध हो उन्हें इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर करे आप शीघ्र स्वस्थ हो जाए, इसमें आशीर्वाद का भाव है। उसी प्रकार आपकी यात्रा शुभ हो, इसमें भी शुभकामना का भाव है। अब इसका अगला प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने में संदेह प्रकट होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः आज मैं दिल्ली जाऊं, ये संदेह है, इसमें है ना, शंका है कि संभवतः पक्का नहीं है। उसी प्रकार शायद आज छुट्टी हो जाए, तो इसमें भी संदेह है। फिर इसका आखिरी प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। या जिन वाक्यों में क्रिया का होना किसी शर्त पर आधारित हो उन्हें संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम किया तो सफलता मिली होती, यह संकेत दे रहे हैं कि परिश्रम करते तो सफलता मिलती। अभी भी वर्षा हो जाती तो फसल बच जाती, इसमें भी संकेत या शर्त है।
ये आपके वाक्य पूरे हुए।